राधे राधे दोस्तों, आपकी सफलता ही हमारा प्रयास और केडी साइकोलॉजिकल हम मैं कुलदीप साराश्वत एक बार फिर से आपके लिए लेके आया हूँ एक नई वीडियो, जिसमें हम आज आपको बताएंगे अधिगम का अर्थ, परिभाषाएं और विशेषताएं। अधिगम अधिगम से संबंधित परीक्षा में कई बार बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं। इनको ध्यान में रखते हुए हम आज आपको बताएंगे कि अधिगम क्या है, और बहुत ही शॉर्ट मेथड में, शॉर्ट से शॉर्ट मेथड में आपको आज बताऊंगा अधिगम, उसके अर्थ और परीक्षा में आने वाली मुख्य परिभाषाएं जो कई बार पूछी जाती हैं कि इस परिभाषा को किसने दिया था। आइए हम आगे देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले अधिगम का अर्थ क्या है। अधिगम का जो संकुचित अर्थ की अगर बात करें तो इसका अर्थ होता है सीखना। अगर कहीं सीखने की बात आती है और अधिगम, अधिगम और सीखना एक ही शब्द है। अगर सीखना आता है तो अधिगम है, और अधिगम की अगर बात करते हैं तो भी सीखना है। यदि इसके व्यापक अर्थ की बात की जाए तो अनुभव ज्ञान का प्रशिक्षण, प्रयास से व्यवहार में हुए परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। आपने जो कार्य किया, करने से आपके अंदर उसका ज्ञान हुआ, ज्ञान जब हम उस कार्य को बार बार करते हैं तो वो हमारे लिए अनुभव बन जाता है, और अनुभव बनने से जो हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है उसे हम कहते हैं अधिगम। कहने का अर्थ है कि हमारे ज्ञान के द्वारा, हमारे अंदर हुए अनुभव द्वारा व्यवहार में हुए परिवर्तन को हम बोलते हैं अधिगम। वुडवर्थ ने कहा है सीखना विकास की प्रक्रिया है। कई बार परीक्षा में आता है कि सीखना विकास की प्रक्रिया है, ये किसका कथन है? तो वुडवर्थ ने कहा है सीखना विकास की प्रक्रिया है। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक मुख्यतः 3 कारक हैं। अभी इसके बारे में आपको वीडियो के पीछे भी बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले 3 मोस्ट इंपोर्टेंट कारकों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले परिपक्वता, मैच्योरेशन। जैसे जैसे बच्चे की उम्र होती है, चाहे वो शैशवावस्था की बात करें या हम बाल्यावस्था की बात करें या हम किशोरावस्था की बात करें, तो परिपक्वता के आधार पर बच्चा सीखता है। अगर हम छोटे से बालक को ये कोशिश करें कि वो कार चलाना सीख जाएगा तो इम्पॉसिबल नहीं है। अगर हम शैशवावस्था में बच्चे से ये बात करें कि वो किताब पढ़ना सीख सकता है या वो बहुत ज़्यादा वोकैबुलरी याद कर सकता है, तो वो पॉसिबल नहीं है। सीखना डिपेंड ऑन द मैच्योरेशन, लर्निंग कंडीशन डिपेंड ऑन द मैच्योरेशन। परिपक्वता के अनुसार ही हमेशा अधिगम की प्रक्रिया आगे चलती है। दूसरा है संवेग, इमोशंस। सीखने के लिए आपके अंदर इमोशंस का होना बहुत आवश्यक है। इमोशन आप जानते हैं, इसके लिए मूल प्रवृत्ति विलियम मैकडूगल ने 14 मूल प्रवृत्तियां बताई हैं। 14 मूल प्रवृत्तियों के 14 संवेग बताए हैं। वो संवेग हमारे साथ कार्य करते हैं। दूसरा है मादक पदार्थों का सेवन। यदि आप कोई किसी प्रकार का एल्कोहल लेते हैं या कोई भी मादक पदार्थ का सेवन करते हैं तो आपकी अधिगम प्रक्रिया प्रभावित होगी 100%। आगे दोस्तों चलते हैं। अधिगम की परिभाषा है, मोस्ट इंपोर्टेंट परिभाषा मैं यहाँ दे रहा हूँ BF स्किनर के अनुसार। प्रगतिशील व्यवहार व्यवस्थापन की प्रक्रिया को अधिगम कहते हैं। प्रगतिशील व्यवहार व्यवस्थापन की प्रक्रिया को अधिगम कहते हैं। जब आपके व्यवहार में प्रगति होने लगे तो उसको BF स्किनर ने कहा है अधिगम। अधिगम व्यवहार में उत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया है। अधिगम क्या है? व्यवहार में एडेप्टेशन। आपके सीखने की प्रक्रिया में जब अनुकूलन की प्रक्रिया आ जाए तो उसको भी BF स्किनर ने अधिगम कहा है। जेपी गिलफर्ड ने कहा है कि व्यवहार के कारण व्यवहार में हुए परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। जब हम किसी की व्यक्ति के व्यवहार को देखते हैं और उस व्यवहार को देख करके हम स्वयं के व्यवहार में जो परिवर्तन करते हैं वो भी अधिगम है, जेपी गिलफर्ड के अनुसार। क्रो के अनुसार आदत, ज्ञान तथा अभिवृत्तियों का अर्जन ही अधिगम है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट डेफिनेशन है ये। अधिगम क्या है? आदतों, ज्ञान तथा अभिवृत्तियों का अर्जन ही अधिगम है। हमारे अंदर आदतों का निर्माण होता है, ज्ञान का निर्माण होता है और अभिवृत्तियों का निर्माण होता है। उसे भी हम इन तीनों चीजों का अर्जन करना ही क्या कहलाता है? अधिगम। और ये किसने कहा था? क्रो ने। गेट्स के अनुसार, ये 2019 में सीटेट का क्वेश्चन है दोस्तों। गेट्स व अन्य के अनुसार अनुभव तथा प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार का उन्नयन अधिगम कहलाता है। इस पर विवाद भी हुआ था इस प्रश्न पर। ये 2019 सीटेट का क्वेश्चन है। अनुभव तथा प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार का उन्नयन अधिगम कहलाता है। गुथरी ने भी कह दिया अधिगम किसी परिस्थिति में भिन्न ढंग से कार्य करने की क्षमता है जो कि परिस्थिति के अनुसार पूर्व अनुभवों के कारण आती है। अधिगम क्या है? किसी परिस्थिति में अनेकों ढंग से, भिन्न ढंग से कार्य करने की वो क्षमता है जो परिस्थिति के अनुसार पूर्व अनुभवों के कारण आती है। जो आप पहले सीख चुके हो अधिगम में, उसका कहीं न कहीं महत्वपूर्णता अवश्य आपको देखने को मिलेगी दोस्तों। आगे अधिगम की विशेषताएं।
अधिगम एक प्रक्रिया है, अधिगम एक प्रक्रिया, ये प्रोसेस है, कंटिन्यू चलती रहती है। जब बच्चा जन्म लेता है, जब से लेकर के मृत्यु पर्यंत हम कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। बशर्ते सीखने के लिए सबसे पहले किसकी आवश्यकता है, वो है हमारी इच्छा। अगर आपकी इच्छा है तो ये मृत्यु पर्यंत आपकी प्रक्रिया चलती रहेगी। अधिगम उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। सीखने का कोई न कोई उद्देश्य होता है। अगर हम साइकिल चलाना भी सीखते हैं, कार चलाना भी सीखते हैं, पढ़ाना सीखते हैं, कोई भी कार्य जब हम सीखते हैं, किसी भी कार्य का अधिगम करते हैं, तो उसका कोई न कोई उद्देश्य अवश्य होता है। अधिगम अभ्यास, प्रशिक्षण तथा अनुभव पर आधारित है। अधिगम क्या है? अभ्यास। अधिगम हमेशा एक्सरसाइज पर डिपेंड करता है दोस्तों। प्रशिक्षण ट्रेनिंग पर डिपेंड करता है, और अनुभव एक्सपीरियंस पर आधारित है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों, अधिगम एक सतत प्रक्रिया है, ये लगातार चलती रहती है। इसमें व्यापकता पाई जाती है। अधिगम सकारात्मक तथा नकारात्मक दोनों प्रकार से होता है। अगर आप सीखेंगे, सकारात्मक रूप से भी सीख सकते हैं और नकारात्मक रूप से भी सीख सकते हैं। जैसे मादक पदार्थों का सेवन करना सीखना, ये नकारात्मक प्रकार का सीखना है। अधिगम प्राचीनता तथा नवीनता का मिश्रण है, ये दोनों पर मिश्रण है। अधिगम के प्रकार, अधिगम के लिए किए जाने वाले कार्य के प्रकृति के आधार पर निम्न प्रकार होते हैं। प्रकृति के आधार पर, नंबर 1, शाब्दिक अधिगम। शाब्दिक अधिगम में शब्द भंडार, भाषा कौशल और भाषाई विषय वस्तु। शाब्दिक अधिगम में सबसे पहले हमें शब्द भंडार बढ़ाना है, भाषा कौशल यानी कि लैंग्वेज स्किल सीखने हैं, और भाषाई विषय वस्तु लैंग्वेज कंटेंट्स सीखने। गत्यात्मक अधिगम, गत्यात्मक अधिगम, गत्यात्मक मीन्स होता है मूवमेंट करने वाला, शरीर के विभिन्न अंगों का संचालन। इसमें बॉडी पार्ट्सों को आपको मूवमेंट कराना है। दूसरा, शारीरिक कौशलों में निपुणता। तीसरा, नृत्य करना, घुड़सवारी, साइकिल चलाना, व्यायाम। ये सभी वो हैं जिसमें आपको कहीं ना कहीं आवश्यक रूप से मूवमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद समस्या समाधान अधिगम, जीवन में आने वाली कठिनाइयों के समाधान करने का तरीका भी आपको आना चाहिए, क्योंकि जीवन में कठिनाइयाँ, समस्याएं हर जगह हैं। उनको सॉल्यूशन करना अगर आपको आता है तो आपका अधिगम सकारात्मक रूप से आगे बढ़ रहा है। शैक्षिक उद्देश्यों की दृष्टि से अधिगम के निम्न 3 क्षेत्र होते हैं, जो इस प्रकार हैं। शैक्षिक उद्देश्यों की दृष्टि से अगर हम बात करते हैं तो ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक 3 पक्ष होते हैं। मैं अगर आपको थोड़ा सा यहाँ बताना चाहूँगा कि जहाँ शैक्षिक उद्देश्यों की बात आती है तो इसको जो प्रवर्तक थे, इसको जो देने वाले थे, वो थे B.S. ब्लूम। बेंजामिन स्मिथ ब्लूम ने शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किया है और इसको 3 भागों में बांटा है। एक तो ज्ञानात्मक, दूसरा भावात्मक और तीसरा क्रियात्मक। ज्ञानात्मक में आते हैं ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। भावात्मक में व्यक्ति के दृष्टिकोण तथा मूल्य संगठन, संवेदनाएं। और क्रियात्मक में आते हैं कार्यकुशलता, जटिल और बाहरी व्यवहार, ये आपका क्रियात्मक में आता है। उसके बाद शिक्षा स्तर के आधार पर अधिगम के 3 स्तर होते हैं दोस्तों। जो भी चीज़ आपको इम्पोर्टेंट लगती है आप एक पेपर पर नोट करते जाइए, और आपको वीडियो पसंद आती है तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिख करके भेज दीजिए और हम आपको इसकी PDF उपलब्ध कराएंगे। आपका एक लाइक, एक कमेंट्स हमको मोटिवेट करता है कि हम आगे की वीडियो बनाएं। शिक्षा स्तर के आधार पर अधिगम के 3 स्तर होते हैं। नंबर 1, चिंतन स्तर, ज्ञान, समझ और तार्किक क्षमता। इसमें 3 चीज़ें जुड़ी होती हैं दोस्तों। एक तो ज्ञान आपका नॉलेज, दूसरा समझ आपका बोध स्तर, और तीसरा तार्किक क्षमता, आपके अंदर लॉजिकल कैपेसिटी कितनी है, वो आपके चिंतन स्तर को बढ़ाती है। तीसरा अबोध स्तर, अबोध स्तर में ज्ञान और समझ, अनेक सूचनाओं तथा तथ्यों के बीच संबंधों को समझने का प्रयत्न करना चाहिए दोस्तों। और तीसरा है स्मृति स्तर, ये रटने पर आधारित होता है। इससे क्या है, आपकी स्मृति बढ़ सकती है, लेकिन इस प्रकार की जो स्मृति होती है वो अधिक लंबे समय तक नहीं रहती, हम भूल जाते हैं। मैंने भी बताया था आपको अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक भी यहाँ हैं। पूर्व अधिगम, विषय वस्तु, शारीरिक स्वास्थ्य, परिपक्वता, अधिगम की इच्छा। जब तक आपके अंदर सीखने की इच्छा नहीं होगी आप अधिगम नहीं कर सकते। थकान, आपके अंदर थकान भी है तो भी आपके सीखने का मन नहीं करेगा। और सबसे जो इफेक्टिव कारक है वो है वातावरण। सीखने के लिए उचित वातावरण का होना अति आवश्यक है दोस्तों। सीखने की विधि, मेथड भी बहुत अच्छे होने चाहिए, जिस विधि से आप सीखना चाहते हैं आपके अकॉर्डिंग हो। अधिगम की विधियां, ये एक एक नंबर के क्वेश्चन है दोस्तों। अगर एक नंबर में भी आ जाता है, एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी आ जाता है कि
सीखने की विधियां नहीं हैं। 3 विधियां ये दे देगा, एक इससे अलग दे देगा, इसमें आपको टिक कर देना है कौन सी है कौन सी नहीं है। मैं आपको वो चीज़ें दे रहा हूँ वीडियो में, अपनी वीडियो में, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से 1 या 2 नंबर आसानी से दोस्तों निकाला जा सकता है। सीखने की जो विधियां हैं, सबसे पहले लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना, निरीक्षण करके सीखना यानी ऑब्जर्वेशन द्वारा सीखना। तीसरा परीक्षण करके सीखना, वाद विवाद विधि, डिबेट्स के माध्यम से सीखना, वाचन विधि, अनुकरण विधि, प्रयास एवं त्रुटि विधि, सतत विधि, लगातार विधि चलने वाली, पूर्ण विधि, अंश विधि, छोटे छोटे भागों में तोड़ करके सीखना, अंतराल विधि यानी गैप करके सीखना। अगर आप लंबे समय तक नहीं सीख सकते हैं तो आप उसमें गैप करिए, छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ लीजिए उसको अंश विधि में, उसके बाद उसमें गैप करिए, समय अंतराल बढ़ाइए, उसके बाद आप सीख सकते हैं। और मोस्ट इंपोर्टेंट अधिगम के सिद्धांत, 1 नंबर यहाँ से आसानी से निकाला जा सकता है। बस ये कि कौन सा प्रयोग किसने किया था, कौन सा व्यवहारात्मक है, कौन सा संज्ञानात्मक है, या इस सिद्धांत को किसने दिया था। दोस्तों अधिगम के सिद्धांत को 2 अलग अलग भागों में व्यक्त किया गया है। व्यवहारवादी कौन कौन थे? वाटसन, वुडवर्थ, मैकडूगल। वाटसन ने कहा था तुम मुझे बालक दो, तुम जैसा चाहोगे मैं उसे ऐसा बना दूंगा। ये कथन किसका है? वाटसन का। थॉर्नडाइक का संबंधवाद का सिद्धांत, थॉर्नडाइक का, अगर इसमें 1 नंबर बनता है दोस्तों, संबंधवाद का सिद्धांत किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने। इस सिद्धांत को किस और नाम से जाना जाता है? तो प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, बंध का सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत, हर्ष एवं दुख का सिद्धांत, ये सब थॉर्नडाइक के सिद्धांत के उपनाम हैं। स्किनर का क्रिया प्रसूत सिद्धांत, इन्होंने अपना प्रयोग किस पर किया था? कबूतर और चूहे पर। इन्होंने 2 तरीके का व्यवहार बताया था दोस्तों। एक व्यवहार वो होता है जो किसी बिना उद्दीपन के कारण होता है, जैसे पैर को हिलाना। और कोई पैर हिलाता है अपना बेड पर बैठने के बाद और उनसे पूछा जाता है कि आप पैर को क्यों हिला रहे हैं, तो उनका आंसर होता है यूं ही, इसका कोई जवाब नहीं है। और दूसरा जो उद्दीपक के कारण होता है, जैसे पैर में कांटा लगने पर पैर को उठाना। तीसरा हल का प्रबलन सिद्धांत, इसको पुनर्वलन सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है और उसको देने वाले थे हल। पावलोव का शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, इसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था। इन्होंने अपना प्रयोग किया था एक कुत्ते पर। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आंसर मिल सकता है आपको कि शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया था? पावलोव ने। इन्होंने अपना सिद्धांत किस पर किया था? कुत्ते पर। कुत्ते पर प्रयोग किया था अपना। गुथरी का समीपता का सिद्धांत, गेस्टाल्ट क्या है? गेस्टाल्ट दोस्तों एक जर्मन भाषा का शब्द है। किसका शब्द है? जर्मन भाषा का, गेस्टाल्ट। और गेस्टाल्ट का जो अर्थ होता है वो होता है पूर्ण रूप से। कोलर का सूज का सिद्धांत, इनसाइड थ्योरी, इन्होंने अपना प्रयोग किया था एक चिंपैंजी पर और उसका नाम था सुल्तान। कर्ट लेविन का क्षेत्र सिद्धांत, वांडरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत, इन्होंने जो प्रयोग किया था एक बेबी डॉल और एक जोकर पे किया था। प्याजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, इन्होंने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के लिए 4 अवस्थाओं को विभाजित किया था। और ब्रूनर का सिद्धांत, ये गेस्टाल्टवादी सिद्धांत है। दोस्तों ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो कृपया लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक लाइक, एक कमेंट्स हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।